हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और विभिन्न प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के करंट अफेयर्स को एक जगह कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि मैं इसमें आप लोगों के सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करा रहा हूँ। स्पेशली मेन प्राइम टारगेट तो हमारा यूपीएससी 2027-28 है ही, उस पर तो हमको विशेष तौर पर फोकस करना ही है। तो उसके साथ में बाकी अन्य चीज़ें भी हो जाती हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए और आपको सबसे बड़ी चीज़ 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक ही जगह पर आपको सभी सोर्सेज़ से इम्पोर्टेंट जो इवेंट हैं, आपको कंपाइल करके मिल जाती हैं और वो भी सिस्टमैटिकली अरेंज करके। तो शुरू से लेके लास्ट तक हर इवेंट को प्रॉपर तरीके से देखिए, हर करंट टॉपिक को देखिएगा। साथ के साथ लास्ट में सबसे आपके आखिर में रहता है रिवीजन वाला सेगमेंट, यानी हर टॉपिक के सभी के लगभग वन लाइनर रिवीजन सीरीज, जिससे कि सभी टॉपिक को एक बार फटाफट याद करने में आसानी हो जाती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए आज का सेशन आपका 11 अगस्त वाला सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज हम इसमें बात करेंगे जीएस वन के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो विश्व आदिवासी दिवस, वंदे मातरम विवाद है, कोमो कोया नृत्य के बारे में है, या जीएस पेपर टू से संबंधित टॉपिक हैं, या जीएस पेपर थ्री से संबंधित टॉपिक हैं, या आपका एथिक्स से संबंध कोई भी चीज हो सकती है, तो वो भी इसमें कवर की जाएगी। तो यानी कि सभी पेपरों से संबंधित और सबको मैंने एक अलग तरीके से लिस्ट कर दिया है। तो होपफुली कि ये पहले से ज्यादा बेहतर आपको लग रहा होगा। क्यों भाई? कि भाई जीएस वन के टॉपिक, जीएस टू के टॉपिक, जीएस थ्री के टॉपिक एक साथ कई जगह पर आपको दिख रहे होंगे, एक साथ कंबाइल करके। ओके, तो चलिए, और इस क्लास की पीपीटी आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे यहां स्कैन करके इसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कोई भी मैसेज कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के। टोडा और उराली समुदाय के संबंध में है। विश्व आदिवासी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 9 अगस्त को। यस, 9 अगस्त को। अभी हाल ही में तमिलनाडु के इरोड में विश्व आदिवासी दिवस पर टोडा समुदाय के और उराली समुदाय के लोगों ने पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया, इसलिए और भी ज्यादा चर्चा में आया। अब ये ध्यान रखिए, कहां की? तमिलनाडु के इरोड में। कौन सी कम्युनिटी है? टोडा और उराली। ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 1994 में विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसको किसने शुरू किया है और कब शुरू किया था। 1994 से। उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको मनाया जाता है। स्वदेशी यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको लेकर के। तमिलनाडु में कुल 6 जनजातियों को पीवीटीजी यानी कमजोर समूह का दर्जा प्राप्त है। कुल मिलाकर के तमिलनाडु में 6, इनको ध्यान रखना। और मेले में, इस मेले में लगे नीलगिरी के आदिवासी वन उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे, जो यहां पर मेला आयोजित किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, यह है नीलगिरी और यह है इरोड तालुका, जहां पर यह प्रोग्राम हुआ। और ये इनकी एक विशेष रहन सहन की इनकी झोपड़ी है, जिसमें ये रहते हैं, बांस की, घास फूस की बनी हुई। और ये उनका छोटा सा एक झोपड़ी का प्रवेश द्वार है, जिसको आप देख सकते हो। अब बात आती है टोडा और उराली जनजातियों के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्चुअली दोनों जनजातियों की अनूठी जीवन शैली और पारंपरिक कौशल अलग है। एक तरफ है टोडा और एक तरफ है उराली। टोडा जो है नीलगिरी की पीवीटीजी जनजाति है, और इसका जीवन पवित्र भैंसों के पालन पर आधारित है। पवित्र भैंसे जो होते हैं, बाइसन कहते हैं इनको। टोडा कढ़ाई, ये जो कपड़े पर कढ़ाई है, लाल काले धागे की इस ज्यामिति कढ़ाई को 2013 में जीआई टैग दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? पुखुर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुखुर नाम का जीआई टैग किस समुदाय से संबंधित है? यह ध्यान रखिएगा, नंबर एक। दूसरा, उराली, ये कहां पर है? सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व के अंदर मौजूद के वनवासी हैं, जो वन उत्पाद को इकट्ठा करते हैं, जैसे शहद वगैरह है, फल फूल है, इत्यादि चीजें। और पीबीडी ये मानदंड के अनुसार कृषि पूर्व तकनीक, घटती जनसंख्या और कम साक्षरता इसके मानदंड हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये इकोलॉजी, एनवायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और
कॉन्स्टिट्यूशन और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची और वन अधिकार अधिनियम 2006 इनके वन अधिकारों की रक्षा करते हैं। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची जानते हैं ना? यस, विशेष समुदायों जनजातियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। और यूपीएससी टेक अवे, भारत में कुल मिलाकर के 75 पीवीटीजी हैं, यानी कि विशेष समुदाय आधारित क्षेत्र हैं, मतलब जनजातियां हैं। कुल मिलाकर के आपकी कितनी? 75। उनको याद रखिएगा। ओके, चलिए अब एक अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमको जानना चाहिए। फेयर प्रोजेक्ट और स्वदेशी बीम कैप्चर टेक्नोलॉजी। ये रही स्वदेशी। अभी हाल ही में भारत ने जर्मनी के फेयर फैसिलिटी ऑफ एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट के लिए पहला स्वदेशी बीम कैप्चर सफलतापूर्वक डिलीवर किया है। यानी कि पहला क्वेश्चन बन सकता है कि फेयर जो कंसेप्ट है वो है क्या? फैसिलिटी ऑफ एंटी प्रोटॉन एंड आयन रिसर्च कहां पर हो रहा है? जर्मनी में। और इसके लिए स्वदेशी बीम कैप्चर टेक्नोलॉजी किसने बनाई है? भारत ने उसको दिए। अब इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया है सीएसआईआर और सीएमई और बोस इंस्टीट्यूट ने मिलकर के किया है। एफएआईआर एक अंतरराष्ट्रीय मेगा साइंस प्रोजेक्ट है। भारत 2010 से इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन पर काम कर रहा है। भारत इसमें धन के बजाय इन काइंड कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी कि स्वदेशी उपकरण इसमें उपलब्ध करा रहा है बनाए बजाय पैसे के। तो यह भारत की मेक इन इंडिया क्षमता को ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा इस कंसेप्ट का जो उद्देश्य है वो है एक तरीके से दिमाग में विजुअल्स को अपने दिमाग में सेट करना, और दूसरा केवल इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों को बताना। मैं चाहता तो आप लोगों को हैंड रिटन भी दे सकता था, लेकिन हैंड रिटन में एक तो समय ज्यादा लगता है, और दूसरी बात एक और भी है, उसमें विजुअल जैसी चीजें बहुत लिमिटेड आ पाती हैं, और हमारे पास समय की बहुत कमी है। खासकर आप लोगों के पास, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास नहीं ना। तो जरूरी चीजें आ भी जानी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। और दूसरी चीज मैंने जो इसमें एक और रखा है कि आप साथ के साथ इसके नोट्स नहीं बना सकते। हैंड रिटन होता तो जरूरी है कि आप बना लेते, लेकिन वो मैंने कंसेप्ट नहीं रखा। मैं चाहता हूं कि बाद में जाकर के इसके आप नोट्स बनाएं, जिससे क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि आपको दोबारा रिवीजन करने का मौका मिलेगा, तो 50% से ज्यादा चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। यस, 50% से ज्यादा चीजें आपको ऐसे ही इसी तरीके से याद हो जाएंगी आसानी से। ओके, क्लियर हो गया? तो ये है इसका कंसेप्ट। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इनको जितना हो सके अभी सुनिए, समझिए, और घर पर जाकर के बाद में इसको लिखने की कोशिश कीजिए, और डेली के डेली लिखने की कोशिश कीजिएगा। सप्ताह भर का इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि संडे टू संडे मैं इन सभी के क्वेश्चंस के बिहाफ पर इनकी रिवीजन भी कराता हूं। इनमें से भी सभी के नहीं कराता, लेकिन सबके टोटल मिला करके पूरे सप्ताह के जितने भी टॉपिक होते हैं, 60 65 70 टॉपिक होते हैं, उनमें से लगभग 35 टॉपिक मैं निकालता हूं। उनसे संबंधित यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं संडे 12 बजे एमसीक्यू रिवीजन सीरीज। तो ध्यान रहेगा, ये फेयर याद रहेगा, कंसेप्ट जो है ये बीम याद रहेगी। अब मूल अवधारणा क्या है फेयर प्रोजेक्ट और बीम कैप्चर टेक्नोलॉजी की? देखिए, अत्यधिक ऊर्जा और रेडिएशन को नियंत्रित करने की भारतीय क्षमता है। भारी आयन का जब पार्टिकल होता है तो वो कई सारे अनचाहे कणों में ये सारी चीजें हो जाती हैं। भीम बीम कैप्चर टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसका ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है, ज्यादा ऊर्जा का अवशोषण, अत्यधिक ऊर्जा और रेडिएशन को अवशोषित करता है ये टेक्नोलॉजी। यह उद्देश्य। तो ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों को समझने के लिए भारी आयन के टक्कर उनमें करवानी है। टक्कर करने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी निकलेगी, इधर उधर के पार्टिकल्स भी निकलेंगे, ठीक है ना? यह उपकरण 1 मिनट में 29 केजेड ऊर्जा और भयंकर रेडिएशन झेलता है। ऐसे में यह रेडियोधर्मी बीम से बचे अनचाहे कणों को अवशोषित करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और डीएई का 50-50 इस पर वित्त पोषण किया गया है इस बीम को बनाने के लिए। ओके, और इसके अलावा भारत जो है सर्न है, आईटीईआर है, लीगो है, जैसे प्रोजेक्ट में भी भागीदारी कर रहा है, उनमें अहम हिस्सा है, यह ध्यान रखना। एक है
अगला टॉपिक है आपका एक्सरसाइज पिच ब्लैंक 2026। देख रहे हैं, ये रहा एक्सरसाइज पिच ब्लैक टेक्नोलॉजी, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और डार्विन बेस। ये कहां पर है, किस तरीके से, इमेज तो दिखाई दे रही होगी। भारतीय वायुसेना ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 21 देशों के हवाई युद्ध अभ्यास ब्लैक बिच, जो पिच ब्लैक है, 2026 में सफलतापूर्वक भाग लिया। पिच ब्लैक कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। कितने देश शामिल थे? 21। याद रखना। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा द्विवार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है। हो सकता है यही स्टेटमेंट पूछ ले जाए। भारत ने पहली बार अपने राफेल विमान का डिप्लॉय किया। यहां पर C-17 और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग भी शामिल रहे, जिन्होंने ऊपर आसमान में ही आपकी रिफ्यूलिंग की। ये ध्यान रखना। और इसने रात के अंधेरे में जटिल सामरिक अभ्यास इसमें विशेष तौर पर किया जाता है रात में। ये रहा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भागीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण है। ये प्री के लिए भी है और आप किसी भी एग्जाम्पल में इसको यूज कर सकते हो। अब इसका सामरिक महत्व क्या है? देखिए, जटिल युद्ध परिदृश्यों में भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता है। ये रही। हम यहां से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक हमारा अपना एक लॉन्ग रेंज पावर प्रोजेक्शन है। इसमें अंतर संचालन क्षमता 4.5 जनरेशन के राफेल विमान ने 5th जनरेशन के विमानों के साथ तालमेल बिठाया। यस, यहां से उड़ करके यहां तक जाना, लॉन्ग रेंज पावर प्रोजेक्शन, 4000 से अधिक किलोमीटर के दूर एयरवेज से बाहर विमान तैनात करने की क्षमता साबित की यहीं बैठे बैठे। लार्ज एयरफोर्स एम्प्लॉयमेंट, बड़े पैमाने पर हवाई युद्ध का अभ्यास, लर्निंग एक्सचेंज, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध के अनुभव में वृद्धि हुई कि भाई नेटवर्क सेंटर, कैसे नेटवर्क के माध्यम से हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एक सेंटर से दूसरे सेंटर को हैंडल किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं कुल मिलाकर के, जिनको हमको आपको जानना चाहिए। तो ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य अभ्यास कौन कौन से हैं। ऑसी इंडेक्स है, इसके अलावा आप देखेंगे तो आस्ट्रा हिंद है और क्वाड है। ये आपके इस तरह के कई सारे आपके और भी अभ्यास हैं जो ऑस्ट्रेलिया के साथ चलते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिच ब्लैक 2026 इंडो पैसिफिक सुरक्षा वास्तुकला में भारत की उभरती सैन्य भूमिका को दर्शाता है। इतना पॉइंट याद रख लेना, जो मेंस में कहीं पर भी आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए काम आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी एनवायरमेंट के हिसाब से, सोनई रूपई वन्य जीव अभयारण्य। अब कहोगे सर शायद ही आपकी कोई क्लास होती होगी जिस दिन आप कोई ना कोई इकोलॉजी एनवायरमेंट का टॉपिक ना कराते हो, कभी कभी तो दो दो तीन तीन भी करा देते हैं। बेटा बिल्कुल मैं कराता हूं, उसका पीछे कारण है। देखिए, जो करंट में आएगा वो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। अब एक साथ सारी लिस्ट बना करके याद करोगे वो बहुत मुश्किल होगा, तो डेली पढ़ते रहोगे, याद हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। सोनई रूपई, असम सरकार ने सोनई रूपई वन्यजीव अभयारण्य में अवैध शिकार रोकने के लिए कलामाटी रेंज कार्यालय का उद्घाटन किया है। सोचिए कहां पर, सोनई रूपई वन्यजीव के अंदर कलामाटी रेंज कार्यालय की स्थापित किया। असम के सोनितपुर जिले में स्थित है ये। 1998 में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभयारण्य घोषित किया गया। ये रहा, सोनितपुर जिले में है आपका सोनई रूपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह कामेंग परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हाथी कॉरिडोर है। ये रहा कामेंग रिजर्व है, उसी का एक हिस्सा है जिसे एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है। यह 4 नदियां मुख्य तौर पर बहती हैं जिन्हें भील्स बनाती हैं, एक तरीके आर्द्र भूमि बनाती है, भील्स बनाती, 4 नदियां हैं इस तरीके से। ये रही कुल मिलाकर के अलग अलग 4 नदियां आर्द्र भूमि बनाती हैं, जिसे भील कहा जाता है एक तरीके से। तो ये आपकी पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता को दर्शाने वाला एक कंसेप्ट है। तो ये देख रहे हैं ना आप यहां से कैसे कैसे एलिफेंट कॉरिडोर बन जाते हैं इस तरीके से। ये रहे, अरुणाचल प्रदेश निकल जाते हैं, तो ये कॉरिडोर के तौर पर काम करता है ये यहां से। अगर आपको याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है तो। अब इसकी कंसेप्ट क्या है? अद्वितीय वनस्पति मानव वन्य जीव संघर्ष। यहां पर देखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहां पर एशियाई हाथी, टाइगर, गौर और असम का राज्य पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक, ये रहा, ये वहां का पक्षी है। ये आप लोग याद रखिएगा, राज्य का पक्षी है। कृषि विस्तार के कारण यहां कटाई और पर्यावास का विखंडन हो रहा है लगातार, ये भी ध्यान रखिएगा।
और हाथियों के मौसमी प्रवास से राजस्व गांवों में फसलों का नुकसान होता है। जब हाथी झुंड के झुंड निकलते हैं तो ये समस्या होती है थोड़ी सी। गौर यानी कि एक तरीके से आपकी भैंस की प्रजाति है ये रही। तो नया रेंज कार्यालय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 33 के तहत एंटी पोचिंग ग्रिड को मजबूत करने में काम करेगा कि भाई कोई इनका शिकार ना करे। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक टॉपिक है आपका सीपीजी आरएएमएस 7.0 या समाधान दीदी एआई। ये क्या चीज है? देखिए, संसद के आंकड़ों के अनुसार सीपीजी आरएएम पोर्टल पर लोक शिकायतों का निपटान का औसत समय घट करके 13-14 दिन हो गया है, जिसका नया लक्ष्य 21 दिन रखा गया था, घट करके ये आ गया। ये एक तरीके से लोक समाधान पोर्टल है सीपीजी आरएएमएस। सीपीजी आरएएम केंद्र और राज्य सरकारों में शिकायतें दर्ज करने का 24 घंटे 7 दिन का ऑनलाइन पोर्टल है। यह डीएआरपीजी और आईएनआईसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। हाल ही में समाधान दीदी नाम का एआई चैटबॉट भी लॉन्च किया गया था। समाधान दीदी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है समाधान दीदी क्या है, यह कौन सी योजना है? आपकी एआई चैटबॉट है जो आपके लोक शिकायत से जुड़ी हुई है। ग्रामीण पहुंच के लिए इसे 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ा गया है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये ई गवर्नेंस, पारदर्शिता और सुशासन जैसी चीजों को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसका उदाहरण है। तो ये रहे आपके समाधान दीदी चैटबॉट है, ये आपकी तुरंत के तुरंत आपकी सहायता करता है। और ये सीपीआरएम आपका फास्ट रेजोल्यूशन होता है। यहाँ पहले 21 दिन का नया लक्ष्य था, उससे भी घट करके 13-14 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट जेन सीपीजी आरएएम्स की कार्यप्रणाली क्या है? देखिए, एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। आप समाधान दीदी भाषणी से जुड़ा हुआ एआई वॉइस असिस्टेंट है जो क्षेत्रीय भाषा में बोलकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं अपनी किसी भाषा में। समाधान दीदी में भाषणी का एआई है, वो आपकी आवाज आपकी अपनी भाषा में सुनता है। एआई ट्री डैशबोर्ड मशीन लर्निंग से शिकायत का स्वतः वर्गीकरण करता है, मूल कारण का विश्लेषण करता है खुद ही खुद। और उसके बाद अपवाद क्या है? न्यायालय में लंबित आरटीआई और राष्ट्रीय मामले दर्ज नहीं किए जा सकते, बाकी सारी चीजों को आगे बढ़ा देता है। और अपील तंत्र, समाधान से असंतुष्ट होने पर 30 दिन के भीतर आप वरिष्ठ अधिकारी से अपील कर सकते हैं। ये रहा ग्रीवेंस एंगल है ये, ठीक है ना? तो न्यायालय के मैटर इसमें नहीं होंगे, आरटीआई वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले इसमें दर्ज नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ भी जाकर के बोलना शुरू कर दो उसमें। अब एक नई है आपकी बेगोनिया प्रजाति और निसी जनजाति। अब ये क्या है? आज के इस क्लास में आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। अरुणाचल प्रदेश की केई नदी, ध्यान रखना, में एक पत्ते वाली जंगली बेगोनिया की एक नई प्रजाति बेगोनिया नीलमोरस की खोज हुई है। जंगली बेगोनिया, ये एक पत्ते की, केवल एक ही पत्ता आता है, ये आपका पौधा है, उससे केवल एक ही पत्ता आता है सिर्फ इसमें, बाकी फूल आएगा। इसका जो नई प्रजाति जो खोजी गई है उसका नाम है बेगोनिया नीलमोरम। नामकरण क्या किया गया है? इसका नामकरण है निशी जनजाति के नीलम कबीले के सम्मान में किया गया है। नीलम कबीले के यहाँ पर नीलमोरम के नाम से निसी जनजाति के नीलम कबीले के सम्मान पर किया गया है। इंपॉर्टेंट। तो निसी जनजाति है, नीलमोरम उसका नील कबीला, नीलम उनका एक कबीला है, उसके सम्मान में रखा गया है बोगोनिया नीलमोरम। ओके। नीलम कबीले ने बीहड़ इलाकों में रिसर्च टीम का मार्गदर्शन किया था, भाई उनका अंदर इलाकों में जाकर के उनकी हेल्प करना, उनको बताना। पूर्वोत्तर भारत में बेगोनिया की कुल 54 प्रजातियां हो गई हैं और पौधे का स्थानीय निसी नाम जो नाम है वो है आपका कोबीर कोबीर होपू बाबरे, जो निसी जनजाति के लोग इसको कहते हैं कोबीर होपू बाले बाबरे। ये इसका नया नाम है, मतलब नया का उनका वास्तविक नाम है। ये इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, आपके पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है ना? अब निसी जनजाति क्या है इसके बारे में जान लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति का सांस्कृतिक पारिस्थितिक महत्व क्या है? ये सबसे बड़ी जनजाति है।
बेगोनिया नीलमोरम में केवल एक पत्ता होता है। आईयूसीएन की स्थिति का अभी डाटा डेफिशिएंसी है, अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। निसी जनजाति बेसिकली झूम खेती करती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी यहां पर, कुछ दिनों के बाद में उधर पर, उसके बाद फिर उधर पर जंगल साफ करके शिफ्ट करते रहते हैं। और डोनियो पोलो सूर्य और चंद्रमा को अपना धर्म मानते हैं। ये इनका कंसेप्ट। डोनियो पोलो है क्या चीज? ये उनकी अपनी धार्मिक परंपरा है। न्यूम कोलो, न्यूकुम अलो, इनका प्रमुख कृषि सांस्कृतिक त्योहार है। ये रहा न्योकुम यलो। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो जनजातियों की परंपरा भी हम यहां पर देख सकते हैं। हॉर्नबिल संरक्षण पर विशेष तौर पर यह काम करते हैं। अब ये परंपरा बोपा टोपी पर अपनी असली चोंच की जगह फाइबर ग्लास की चोंच पहनते हैं। पहले ये क्या है, ये इनका बोपा है। और ये पहले क्या करते थे कि ये असली चोंच लगाया करते थे। अब उसकी जगह पर उसकी सुरक्षा के लिए फाइबर ग्लास का ये चोंच लगाई जाती है। आपकी ये है आपके हॉर्नबिल का फोटो, ये रहा हॉर्नबिल इसकी सुरक्षा के लिए। और ये उनका नीलम है, बेगोनिया नीलम और ये उनका पक्ष है। ये रहा। तो ये हॉर्नबिल संरक्षण के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया है कि भाई अब हम इनके मारने करने का कंसेप्ट नहीं रखेंगे, बल्कि इनकी जो आर्टिफिशियल है उसको हम अपनी टोपी पर लगाएंगे। ये इनका कंसेप्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हॉर्नबिल के सिंग का कंसेप्ट कौन सी प्रजाति अपने टोपी पर लगाती है? तो ध्यान रखना, निसी जनजाति। ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ना। वंदे मातरम विवाद, इस पर मैं ऑलरेडी कई बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आते हैं। केरल के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम को पूरा गाने के आदेश पर विवाद हुआ। बाद में स्पष्ट किया गया कि केवल शुरुआती 2 श्लोक ही गाए जाएंगे। यह विवाद आया केरल में। यह गीत 1875 में संस्कृत बांग्ला में मिश्रित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। 1882 में प्रसिद्ध आनंद मठ में इसको शामिल किया गया, इनकी किताब जो थी आनंद मठ उसमें। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। और 1905 के स्वदेशी आंदोलन के समय ये मुख्य नारा बन गया था, वंदे मातरम। ठीक है ना, ये आपका बन गया था आनंद मठ 1896 1905। अब कंडीशन क्या है कि 1937 के संकल्प से लेकर के संविधान सभा के 1950 की घोषणा तक का। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संकल्प लिया कि श्लोक में देवी देवताओं का रूपक होने के कारण टैगोर की सलाह पर केवल पहले 2 श्लोकों को अपनाया गया था कि भाई बाद में जो देवी देवताओं का जिक्र है वो समुदाय के, हमारे देश के सभी लोगों को शायद समझ में ना आए, पसंद ना आए, इसलिए स्टार्टिंग के केवल 2 श्लोक गाए जाए। और उसमें भी टैगोर की सलाह पर यह किया गया था। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को जनगण मन के समान दर्जा इसको दिया था कि भाई इसको उसके बराबर समान दर्जा दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य के रूप में राष्ट्रगान को यानी जनगण मन को शामिल किया गया। 1971 के राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत इसके गायन रोकने पर सजा का प्रावधान किया गया, राष्ट्रीय जनगण मन को यानी कि राष्ट्रगान को। अब राष्ट्रगीत का क्या है? अभी भी ये अनुच्छेद 51 ए में राष्ट्रगीत का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और 1971 के अधिनियम में इस राष्ट्रगीत के लिए ऐसा कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। अब जाकर के ये किया गया है। अभी केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली इसका अधिनियम पारित किया और उसको उसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के तो ये बात क्लियर है कि नहीं? अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोमू कोया नृत्य और कोमाराम भीम। ये देखिए, बेहतरीन। तेलंगाना में विश्व आदिवासी दिवस कोया जनजाति ने नवनिर्मित कुमरम भीम आदिवासी भवन के में पारंपरिक कोमू कोया नृत्य का आयोजन किया था। कहां पर? तेलंगाना में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कहां पर मनाया गया? कुमरम भीम आदिवासी भवन के अंदर। वहां पर कौन सा नृत्य किया गया? कोमू कोया, जिसका मतलब होता है बाइसन हॉर्न डांस। बाइसन यानी कि जो बाइसन एक प्रकार का जो भैंसा होता है, भैंस होती है, उसके सींगों पर आधारित बाइसन वाला। कोमू का अर्थ ही होता है सींग तेलुगु भाषा में। यह गोदावरी नदी बेसिन में जनजातियों की एक जीवित परंपरा है। कोमू कोया नृत्य की नर्तक जंगली भैंसे के सींगों और उनके मोरपंख से सजी टोपी को पहनते हैं। ये रहा।
आयोजन में आदिवासी क्रांतिकारी कोमाराम भीम को याद किया गया था, कोमाराम भीम। और मैं आपको एक थोड़ा-सा एश्योर करता हूं कि क्रांतिकारी आंदोलन में कोमाराम भीम की क्या भूमिका थी, इस पर मैं आपको अलग से एक, क्योंकि इस समय स्वतंत्रता आंदोलन का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस में इन लोगों की भूमिका का मुझे आप लोगों के साथ में वर्णन करना चाहिए। तो मैं पहला टॉपिक आप लोगों को इसी पर डिस्कस करूंगा, ये ध्यान रखना। ओके, कोमाराम भीम पर हो सकता है कल परसों में ये आपको मिल जाए। पढ़िए आराम से, इस महीने में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लगे रहिए बस साथ में। यह आदिवासी कला और उनके ऐतिहासिक जंगल जंगल जमीन की परंपरा से जुड़ा हुआ है। कोया जनजाति क्रांतिकारी इतिहास में यहां पर कोमाराम भीम के बारे में तो थोड़ा सा बताऊंगा। कोया कारीगरों ने अब असली सींग की जगह पर सूखे ताड़ के पत्तों के वाद्य यंत्र अपना लिए हैं। अब असली सींग नहीं लगाते, उनके वाद्य यंत्र इस्तेमाल करते। कोमाराम भीम जो हैं बेसिकली गौड़ आदिवासी नेता थे, जिन्होंने निजाम और जमींदारों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा था। और इन्होंने, भीम का नारा था, जो संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का प्रतीक है, क्या? जल जंगल जमीन ये हमारी है, ठीक है ना। और उन्होंने जालिम कर यानी कि टैक्स को, निजाम ने चराई पर बम्बरम और लकड़ी पर दुपपेटी कर लगाए थे। ये दोनों याद कर लीजिए, बम्बरम क्या है और दुपपेटी कर क्या है, किस पर लगाए जाते हैं, किसने लगाए थे। और उसी को इन्होंने जालिम कर कहा था, जालिम यानी कि हमारे ऊपर अत्याचारपूर्ण टैक्स लगाए हैं। और कोमाराम भीम 1940 में जोड़े घाट के जंगलों में निजाम की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे, तो हम बात करेंगे। और इनकी सुरक्षा करता है आदिवासियों की पेशा एक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इन दोनों एक्ट को प्रॉपरली पॉलिटी में आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पढ़िएगा इनको डिटेल में पढ़ लेना, इनके एक एक प्रोविजन को, क्योंकि इनके एक एक प्रोविजन को उठा करके यूपीएससी में क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। सीधे सीधे प्रोविजन 3 या 4 रख करके बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ओरिजिनल प्रोविजंस। इसलिए मैं बता रहा हूं, ढंग से पढ़ लीजिएगा। एक नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली को लेकर के है। संसद के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों के 46 लाख में से केवल 30.9, मात्र 14 लाख ने ही एनआरटीएस पोर्टल पर नामांकन किया है। यानी कि कुल मिलाकर के भारत में लगभग 46 लाख नर्सें हैं जो पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। लेकिन एनआरटीएस पोर्टल पर जो आपका नर्स पंजीकरण ट्रैकिंग सिस्टम जो है, इस पर मात्र 30%, 31% नर्सों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, बस। इसलिए चर्चा में आया। एनआरटीएस को भारतीय नर्सिंग परिषद और एनआईसी द्वारा बनाया गया है। सभी नर्सिंग कर्मियों एएनएम, आरएन, एलएचबी का एकल लाइव डिजिटल रजिस्टर बनाता है कि किन किन लोग हैं, कौन कौन है। कम नामांकन से नर्सों को राज्य बदलने या विदेश जाने में देरी हो रही है, क्योंकि जब इसमें प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने में या विदेश में जाने में प्रॉपर तरीके से समस्या आती है। और लगभग 31 लाख स्वस्थ कर्मी अभी भी सिस्टम से बाहर हैं। यानी कि पंजीकरण भी इतने हैं और इतने तो बिना पंजीकरण के ही हैं, ये समझिएगा। ये रहे टोटल पंजीकृत, ये है। प्रशासनिक बाधाएं, एनयूआईडी एनआरटीएस के सत्यापन के बाद बायोमेट्रिक लिंक सिस्टम दी जाती है। ये रहा एनयूआईडी, इनका बायोमेट्रिक सिस्टम दिया जाता है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके कि असली है कि नकली है। भारतीय नर्सिंग परिषद, इंडियन नर्स काउंसिल, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, 1947 के एक्ट के तहत बनाई गई थी। विफलता कारण राज्य अभी भी पुराने कागजी और अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा टॉप पर है, नागालैंड, कर्नाटक सबसे नीचे है। ये रहे, तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर है। एक साइंस का टॉपिक है ग्लू बॉल। ये चर्चा में आया है, ग्लू बॉल X2370 की खोज हुई है। चीन के बीईएस थर्ड एक्सपेरिमेंट ने 15 साल के डाटा विश्लेषण की पुष्टि की है, जिससे कण X23X0 वास्तव में एक सूडो स्केलर ग्लू बॉल है। जो उन्होंने एक कण जो खोजा था जिसका नाम था X23X70,
वो बेसिकली क्या है, एक सूडो स्कॉलर ग्लू बॉल है। और इसमें आपको यही याद रखना है कि X2370 क्या है। एक प्रकार का ग्लू बॉल, सूडो स्केलर ग्लू बॉल, यानी कि क्वार्क और लेप्टॉन से बना हुआ होता है, जिसे गेज बोसॉन जोड़ते हैं। ये रहे, ये दोनों क्वार्क है, और ये आपके ग्लू को, ये रहे आपका ग्लूऑन्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये इनको जोड़ते हैं और क्या करते हैं, जंपिंग कराते हैं। ग्लूऑन वे कण हैं जो मजबूत परमाणु बल बनाते हैं। ग्लूऑन ये रहे, परमाणु बल बनाते हैं, ये रहे ग्लूऑन। जब X2370 स्पिन पैरिटी 0 प्लस माइनस पाई गई, तो जो ग्लू बॉल के सैद्धांतिक मॉडल से मेल खाती है। जब इनकी स्पिन पैरिटी यानी कि स्पिन की जो समानता है, जब इसको चेक किया गया तो ये ग्लू बॉल के समान देखी गई। और यह घोषणा ब्राजील के हाई एनर्जी फिजिक्स सम्मेलन में की गई थी। बस इससे ज्यादा इसमें नहीं जानना है। नो नीड टू नो मोर अबाउट इट। अब बात आती है कि ग्लू बॉल क्या है। एक्चुअल में ग्लू बॉल एक ऐसा कण है जो पूरी तरह केवल ग्लूऑन से बना होता है, इसमें कोई क्वार्क नहीं होता। जबकि अभी हमने जो चर्चा की उसमें क्वार्क और ग्लूऑन दोनों थे। रंग आवेश, ग्लूऑन का अपना रंग आवेश होता है जो आपस में ही जुड़ कर सकते हैं, ये रहे, आपस में जुड़ सकते हैं। खोज कठिन क्यों थी? इसका जीवन काल बहुत कम होता है, सेकंड्स का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है, बहुत छोटा, और ये तुरंत टूट जाता है, अलग हो जाता है। फ्लेवर सिंगलेट, यह क्वार्क का कोई संकेत नहीं मिले, विशुद्ध रूप से बल वाहकों से बना हुआ है, इसलिए। और इसलिए नए खोज की जो किया है, वो नया जो पदार्थ खोजा गया वो आपका प्रॉपर तरीके से क्या है, उन्होंने बताया है कि क्या है, ये ग्लू बॉल की तरह है। ये रहा ग्लू बॉल, ये कंसेप्ट है, उसमें ग्लू बॉल के जैसे लक्षण पाए गए हैं। ये रहे आज के टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको नोट कर लीजिएगा। कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं साइंस जैसे टॉपिक के जो जनरली कम समझ में आते हैं, लेकिन अगर उनके की पॉइंट को नोट कर लिया जाए तो आपका काम हो जाता है। और ये है आपके वर्ल्ड ट्राइबल डे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप पीबीटीजी को लेकर के, फेयर को लेकर के, एक्साइज पिच ब्लैक को लेकर के, सोने रुपए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, CPGRAM नेक्स्ट जेन गवर्नेंस को लेकर के, ठीक है ना, आपके बेगोनिया न्यू स्पीसीज को लेकर के, नईसी ट्राइब को लेकर के, वंदे मातरम सॉन्ग को लेकर के, नर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लेकर के, कोमू कोया डांस को लेकर के, कोमा भीम को लेकर के, साथ के साथ तुम्हारे ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को लेकर के, और X2370 ग्लू बॉल। यानी कि मैंने हर टॉपिक पर गहराई से इसमें आपके क्वेश्चन बनाए हैं। एक ही टॉपिक के दो दो तीन तीन पार्ट डिवाइड करके भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक अलग ये है, कुमारम भीम पर अलग है, कोमू कोया डांस अलग है। सोचिए इन सारी चीजों का एक टॉपिक था जिसके मैंने लगभग 16-17 क्वेश्चन बनाए हैं। यस, 16-17 क्वेश्चन में कोई बचेगा नहीं फिर आपका, इतना रिवीजन कराया है। अच्छे से कर जाइए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बस साथ के साथ तैयार करते जाइएगा और बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। अगर कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देंगे तो समझ लेना फिर मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच।